Hello students, welcome to another video on ETA Medical 2018. यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 31 है, वो है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हैं। ये दो कंपाउंड दिए हैं, इसमें आप लोगों ने बताना है कि आइसोमेरिज्म का टाइप कौन सा है। तो देखें, तो डेफिनेटली जब आप लोग उसको देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस। डेफिनेटली सिस और ट्रांस है, एक सिस ब्यूटीन है और एक ट्रांस है। लेकिन इधर आप लोगों के पास जो चार ऑप्शन है, स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल, स्टीरियो और नन ऑफ दीज, तो ये है। इसमें तो सिस और ट्रांस है ही नहीं। सिस और ट्रांस जो है ये दोनों जो है आप लोगों के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। किस चीज के? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टाइप्स। लेकिन इनमें तो ज्योमेट्रिकल भी नहीं है, तो फिर कौन है? नन है? नहीं। देखिए आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म आप लोगों के पास आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चरल, क्या है इसकी? एक स्ट्रक्चरल, और दूसरा जो है वो क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो स्ट्रक्चरल की फिर अपने 4 या 5 टाइप्स है, पोजीशन है, चेन है, जो भी है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, इसके अपने जो है 4-5 किस्म है। स्टीरियो में फिर आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं, दो टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के फिर अपने किस्में होंगे, इसकी एक किस्म है सिस और दूसरा है ट्रांस। सिस और ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली किस चीज का टाइप था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है। तो ऑप्शंस में आप लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो दिया गया है, ज्योमेट्रिकल नहीं दिया गया। तो ये बेसिकली इसके सब टाइप्स हैं, स्टीरियो के सब टाइप हैं। तो ये कौन से आइसोमेरिज्म है? ये आप लोगों के पास स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स के फिर सब टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल के फिर सब टाइप्स सिस हैं, ट्रांस। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। तो 31 में हम लोगों के पास सी ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों के पास बहुत ही कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। वो है ये है कि द कंपाउंड विद मोर देन 10% सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर एज मैग्नीशियम कार्बोनेट है, एल्युमिनियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है या जिंक कार्बोनेट है। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है कि किसी कंपाउंड की लेटेस्ट एनर्जी कितनी है। लेटेस्ट एनर्जी, द एनर्जी प्रेजेंट इन द आयोनिक लैटिसेस, उन दो एटम्स के दरमियान जो आयोनिक लैटिसेस है ना, उनके दरमियान जो एनर्जी है, बॉन्ड की एनर्जी है, वो जितनी कम होगी उतना जो है वो सब्सटेंस सॉल्युबल होगी। ये लेटेस्ट एनर्जी जितनी कम होगी तो उतना सब्सटेंस जो है सॉल्युबिलिटी हो उसकी ज्यादा होगी, सॉल्युबल। तो लेटेस्ट एनर्जी किसकी कम है वो हम देखेंगे। सॉल्युबिलिटी लेटेस्ट एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए कि अगर लेटेस्ट एनर्जी कम है तो बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे और वाटर हाइड्रेशन उसकी इजीली हो जाएगी। तो देखते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी किस चीज की कम है और किस चीज की ज्यादा है। इन टर्म ये लेटेस्ट एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड विद द साइज, इनवर्सली रिलेटेड विद द साइज, एंड दिस लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द चार्ज, क्यू चार्ज। जिसका चार्ज ज्यादा है और साइज कम है, इन छोटे-छोटे आयंस जो हैं वो चार्ज ज्यादा और छोटे आयन उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है। ये आप लोग ध्यान में रखें कि लेटेस्ट एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी, सॉरी ये ऐसे मैं लिख लेता हूं, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू लेटेस्ट एनर्जी। ये सॉल्युबिलिटी जो है लेटेस्ट एनर्जी की इनवर्सली रिलेटेड है। तो किसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी? लेटेस्ट एनर्जी जिसकी क्या होगी? कम होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, इनवर्सली रिलेटेड है। तो इनमें से देखते हैं कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम और जिंक, इनमें से किसकी लेटेस्ट एनर्जी कम है। तो देख लेते हैं। मैग्नीशियम, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और नीचे पोटेशियम है। एक तो ये बात है कि पोटेशियम का साइज सबसे ज्यादा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है वो क्या होगा? साइज जो है वो ज्यादा होगा। ये अलोंग द पीरियड ये साइज क्या होगा? कम होगा, ये कम होगा, ये और भी कम होगा। सो ये तीनों जो है, एक इस पे चार्जेस अगर हम देखें, चार्जेस इस पे 3 चार्जेस, इस पे 2 चार्जेस और इस पे 1 चार्ज, इस पे भी 1 चार्ज, क्योंकि ग्रुप 1 में है। तो ये तो मैंने इससे लिख लिया है। ये जो साइज है ना इसका, एक तो इसका साइज ज्यादा है, यानी साइज ज्यादा है, तो लेटेस्ट एनर्जी इसकी क्या होगी? कम होगी। पोटेशियम में इन तीनों के मुकाबले में अगर मैं बात करूं, साइज ज्यादा है,
अच्छा, दूसरी बात ये है कि लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद चार्ज। इसका चार्ज +1 है, इसका +2, इसका +3। तो चार्ज जो है वो क्या है, चार्ज इसकी अगर मैं बात करूं, चार्ज कम है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, वो भी कम होगी। तो दोनों केसेस में लेटेस्ट एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेशियम जीत जाता है कमी में जीत जाता है, यानी इसकी सबसे कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है। जिंक जो है पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशनिंग कुछ उधर है, तो वो तो उसकी तो लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है इस कंपेयर टू दिस पोटेशियम के कंपाउंड जो है। सो मैंने बताया कि लेटेस्ट एनर्जी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, इस पोटेशियम की अगर मैं बात करूं, पोटेशियम की बाकी के निस्बत पोटेशियम का साइज क्या है, पोटेशियम का जो साइज है वो क्या है, कम है। पोटेशियम का साइज कम है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, सॉरी ज्यादा है, साइज जो है वो ज्यादा है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, कम होगी। चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज इस पे कम है और लेटेस्ट एनर्जी भी इसकी कम होगी। तो लेटेस्ट एनर्जी जिसकी कम है, किसकी कम है, पोटेशियम की कम है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। लेटेस्ट एनर्जी जिसकी कम है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो किसकी कम है, पोटेशियम। ये इसमें जो पोटेशियम बाकी कार्बोनेट एनाइन जो है सबका सेम है। तो ये वाला कंपाउंड आप लोगों के पास क्या है, सी का ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है क्वेश्चन नंबर 33 कि द मास ऑफ NaOH नीडेड टू प्रिपेयर 0.2 मोलर सॉल्यूशन, ये है मोलर सॉल्यूशन एंड 500 ग्राम वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हमने 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है और 500 ग्राम वाटर में बनाना है तो उसके लिए NaOH का हमें मास कितना दरकार होगा। सो पहली बात ये है कि मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम kg में लेते हैं, 1 kg है, 2 kg है, जितना भी है, तो मोल्स और kg ऑफ सॉल्वेंट। सो अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि मोल्स की जो इक्वेशन है वो हम लिख लें, तो मोल्स किस चीज के बराबर है, मास एन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, अगर इसको हम यहाँ से धकेल दें यहाँ तक तो ये किस तरह आ जाएगा, नीचे आ जाएगा kg ऑफ सॉल्वेंट, ये इस तरह होगा। तो देखें मोलर मास ऑफ NaOH हमें पता है, हमारे पास है क्या है, 23 सोडियम का प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये 40 आ गया। तो मोलर मास का इशू खत्म हो गया, ये हमारे पास है। kg ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम है, 500 ग्राम को अगर आप लोग kg ऑफ सॉल्वेंट में कन्वर्ट करें तो 500 ग्राम इज इक्वल टू 0.5 kg, हाफ kg, 1000 ग्राम 1 kg, 500 ग्राम हाफ kg, तो 0.5 kg। तो ये मसला भी हल हो गया। मोलिलिटी कितना मोलर सॉल्यूशन आपको चाहिए, 0.2, कितना चाहिए, 0.2। तो ये हमारे पास है 0.5, ये 0.2 मोलरिटी सॉल्यूशन हमें चाहिए, और ये जो है हमारे पास कितना है, 40 है, मोलर मास ऑफ द NaOH 40 है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट करेंगे आप देखें, मोलरिटी is equal to mass in gram divided by molar mass multiplied by 1 over kg of solvent। अच्छा, मास इन ग्राम हमें दरकार है, तो ये जो टर्म्स हैं इसको इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो मैं अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो मास मल्टीप्लाइड बाय 1, मास इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये होगा। सो मोलैरिटी 0.2 मोलर हमने बनाना है, द मास टू प्रिपेयर 0.2 मोलर, तो ये हमने बनाना है मोलैरिटी, और मोलर मास जो है वो कितना है, 40 है, मल्टीप्लाइड बाय 0.5, जो मास ऑफ द सॉल्वेंट है 500 ग्राम, तो उसको हमने kg में कन्वर्ट किया 0.5। ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसमें हमारे पास जो आंसर आता है वो 4.0 ग्राम ये आता है। इतने ग्राम NaOH को अगर हम 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिए 0.2 मोलर सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसी के साथ आप लोगों का ये एमसीक्यू हो गया।
अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हिच पार्टिकल इज फंडामेंटल पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स है, हेड्रॉन है, प्रोटॉन्स है या न्यूट्रॉन्स है। तो याद रखिए कि जो पार्टिकल किसी भी चीज से नहीं बना है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, जो दूसरी चीजों से बना है वो फंडामेंटल नहीं है। हेड्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये सारे जो है क्वार्क से मिलकर बने हैं। क्वार्क फिजिक्स में आप लोगों को ज्यादा पता होगा, फिजिक्स में सीख लीजिए कि क्वार्क क्या है और किस तरह ये एंटी क्वार्क और क्वार्क ये किस तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंड क्वार्क ये जो दो हैं ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। सो इलेक्ट्रॉन इज द राइट ऑप्शन आप लोगों के पास। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है कि एडिशन ऑफ सॉल्युबल इंप्योरिटीज इनटू लिक्विड एंड सॉलिड रिस्पेक्टिवली। अगर हम लिक्विड में या सॉलिड में सॉल्युबल इंप्योरिटीज को ऐड करें, यानी उसमें पार्टिकल्स को ऐड करें, इंप्योरिटीज को ऐड करें, तो वो क्या करेंगे। तो ऑप्शन को पहले ना देखें, पहले मैं आप लोगों को जो टिप्स है इसकी दे देता हूँ। वो क्या है कि आप लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब आप लोगों के पास इंप्योरिटीज आ जाती हैं तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है। एलिवेशन मींस ज्यादा होना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर अगर बॉयल होता तो कोई चीज ऐड कर ली तो 101 हो सकता है, 102 हो सकता है। ये बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इनमें से जिन ऑप्शन में बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज है वो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें। तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दो ऑप्शन, ये तो दोनों डिग्रीज में है, तो इन दोनों में अपना आंसर जो है तलाश करें। यानी अच्छा, दूसरी बात हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में की थी कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। हमने ये की थी कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम किसी लिक्विड में कोई चीज ऐड कर लें तो वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस होगा, कम होगा। तो स्टूडेंट जहन में रखें कि वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो एक ही है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों अगर ये कम होता है तो ये भी कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो आप लोगों के पास जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज से फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिक्रीज होती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, वो भी डिक्रीज होती है, दोनों डिक्रीज होती है। ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हाउ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 0। फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 है और मेल्टिंग पॉइंट भी 0 है। तो मैंने उसको आंसर दिया कि जस्ट आप लोगों के पास एक कमरा है, उसका एक दरवाज़ा है, तो ये दरवाज़ा अंदर आने के लिए है या बाहर जाने के लिए है। तो उन्होंने कहा कि दोनों के लिए, अंदर भी जा सकते हैं बाहर भी जा सकते हैं। तो जस्ट लाइक फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये क्या है, एक ही टेम्परेचर है वाटर के लिए, उस पर इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, यानी सॉलिड भी बन सकता है और लिक्विड भी बन सकता है। दरमियान में, अगर दरमियान में आप दरवाजे के खड़े हैं तो आपका कमरे के अंदर है या बाहर है, ना अंदर है ना बाहर है, तो ये कोएग्जिस्ट करते हैं बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट में। तो डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कौन से है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। ये ए वाला ऑप्शन जो है आप लोगों के पास है कि अगर कोई सॉल्युबल इंप्योरिटीज आ जाती है तो उससे ये काज होता है कि मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट तो डिप्रेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट भी है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 36, वो है आप लोगों के पास द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा Tb is equal to एब्रास्कोपिक कांस्टेंट Kb when molarity of the solution is, वो 0.1 है, 1 है, 10 है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो डेफिनेटली आप लोग डायरेक्टली कहेंगे कि ये तो 1 के बराबर है, नहीं, पहले स्टेटमेंट को जरा देखें। डेल्टा Tb यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलैरिटी, नॉट मोलैरिटी। तो ये इसमें साफ लिखा है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kbm, ये यहाँ पे मैंने एब्रास्कोपिक कांस्टेंट Kb लगा लिया। तो Kb किस चीज के बराबर होगा, Kb विल बी इक्वल टू m से दोनों साइड को डिवाइड करते हैं, यानी डेल्टा T डिवाइडेड बाय m। तो ये डेल्टा Tb यानी n के दरमियान और मोलैरिटी के दरमियान ये क्या है, रिलेशन है। अगर ये 1 के बराबर है, ये मोलैरिटी अगर 1 के बराबर है तो Kb
इज इक्वल टू डेल्टा टी, और ये जो है ये डेल्टा टी बी। अच्छा, ये जो है अगर 1 है तो मोलैरिटी अगर 1 है तो ये आपस में बराबर है, नॉट मोलैरिटी। तो ये मोलैरिटी जो है ये स्टेटमेंट उन्होंने रॉन्ग दिया है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगले एमसीक्यू जो आप लोगों का वो है OH प्लस C2H5I और C2H5OH, ये एक रिएक्शन दिया है। तो कह रहा है कि वन ऑफ द स्पीशीज इन द अबाव रिएक्शन इज सबस्ट्रेट। तो इस रिएक्शन में एक जो स्पीशी है वो सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये इनमें से सबस्ट्रेट कौन सा है? तो देखिए, सबस्ट्रेट वो स्पीशी है जिस पे कोई दूसरा ग्रुप अटैक कर रहा है, यानी ये इस पे क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। ये अटैकिंग ग्रुप है, ये सबस्ट्रेट है। ये क्या है? सबस्ट्रेट है, इस पे अटैक हो रही है। तो इसमें C2H5I ये क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा। ये कौन सा है? ये वाला ग्रुप है C2H5, C2H5, ये 3 हाइड्रोजन ये और 4 2 ये 5 2 कार्बन। तो ये वाला जो है आप लोगों के पास सबस्ट्रेट है। ये नहीं है, ये अटैकिंग ग्रुप है, ये इस पे अटैक कर रहा है, ठीक है ना? ये अटैकिंग ग्रुप है। ये जो है ये प्रोडक्ट है, ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। और ये जो है लिविंग ग्रुप है, ये तो चला गया, यहाँ से चला गया, लिविंग ग्रुप है। तो ये आप लोगों के पास क्या है? सबस्ट्रेट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोगों का है वो है कि साइक्लिक अल्केन्स विद ग्रेटर एंगल स्ट्रेंथ आर ऑलवेज more stable, less energetic, more reactive, obey general formula of normal alkanes। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि एंगल एंड नॉर्मल अल्केन्स आप लोगों के पास आई थिंक टेट्राहेड्रल, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अल्केन में आप लोगों के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 के साथ के लिए जो एंगल है वो 109.5 डिग्री या समथिंग है, इसकी डिग्री इतनी है। साइक्लिक अल्केन में, ये साइक्लिक अल्केन है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये प्रोपेन मैंने लिख लिया, तो जो सबसे छोटा मेंबर है साइक्लिक में, इसमें एंगल स्ट्रेन जो है, एंगल जो है 109 से कम हो जाती है। तो 60 डिग्री है या जितना भी है, ये 109 से कम हो गई, तो उसमें एंगल स्ट्रेन आ जाता है। लेट्स सपोज मैंने ऐसे इसको पकड़ा हुआ है, अब ये स्टेबल है, अगर इसको मैं इस तरह बेंड कर लूं तो ये स्टेबल होगा? नहीं, ये स्टेबल नहीं होगा। ये जैसे इसको छोड़ूंगा तो ये अपनी हालत में ओरिजिनल आ जाएगा। एक स्प्रिंग है, आप लोगों ने उसको बेंड किया है या इसको स्ट्रेच किया है, तो वो स्टेबल नहीं होता। तो इसको हमने बेंड किया है, ये पहले ये सका CH3 CH2 और CH3 ये है। इसको अगर मैंने बेंड कर दिया, यानी ये मैं इधर, इसको मैं इधर ले आऊं, तो CH3 CH2 इसको मैं यहाँ ले आऊं CH3। अच्छा, क्योंकि ये जब बॉन्ड बनाएंगे आपस में, साइकिल बनाएंगे, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2। अब ये देखिए, इसको मैंने ऐसे कर दिया, बेंड कर दिया, इस साइक्लिक में ले आ गया, तो इसमें ये जो एंगल स्ट्रेन है, ये जो एंगल है, ये कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इसको पूरी आज़ादी नहीं है घूमने की। तो ये एंगल स्ट्रेन यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? एंगल स्ट्रेन। तो ये क्या है? अनस्टेबल हो गया। ये क्या हो गया? अनस्टेबल। और आप लोगों को पता है कि अनस्टेबल जो है वो रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। अनस्टेबल जो है वो मोर रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टिव है, हाँ, मोर रिएक्टिव। लेस एनर्जेटिक मीन स्टेबल, लेस एनर्जेटिक मीन स्टेबल, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है। और मोर स्टेबल मीन, ये मोर स्टेबल मीन ज्यादा स्टेबल। जनरल फार्मूला ऑफ नॉर्मल अल्केन को वो बेंड नहीं करता, क्योंकि वो साइक्लिक है। तो मोर रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसको जैसे ही कोई रिएजेंट मिल जाता है, एज कंपेयर टू दिस, ये सीधा रिएक्शन करेगा और ये रिंग जो है टूट जाएगा। तो ऑप्शन आप लोगों के पास सी है। अच्छा, अगला एमसीक्यू जो है वो आप लोगों के पास है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज आर। 1 कूलम ऑफ चार्ज है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आप लोगों के पास? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी आप लोगों को दी गए हैं। मैं आप लोगों को एक इसका कंपैरेटिव मेथड बताता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन जब आपके पास है, कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन जब आप लोगों के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, तो उस पे चार्ज कितना है? तो वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। कितना है? 1.67 या जो भी है, 1.67 करो।
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम, अगर एक इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर आपके पास चार्ज कितना है 1 कूलम है, यानी 1 कूलम चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू x, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यानी 1 इलेक्ट्रॉन है तो इतना चार्ज है, ये तो हमें पता है कि अगर चार्ज 1 कूलम है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 19, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर ये मैं बढ़ाऊं 1 कूलम कर दूं तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो x इलेक्ट्रॉन हो गए ये। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, सो x मल्टीप्लाइड बाय 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 19। ये अगर मैं डिवाइड कर लूं तो इससे आएगा 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर, ये 19 मैं ऊपर ले जाऊं तो ये प्लस 19 बन जाएगा। ये मैं ऊपर अगर ले जाऊं इसको तो ये माइनस 19 से प्लस 19 बन जाएगा। पॉइंट को एक स्टेप इधर ले आते हैं, तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9, ये 19 था, अब इधर ले आया तो एक कट जाएगा। पॉइंट को इधर ले आएंगे तो एक कट जाएगा, तो ये 18 हो गया। ये ऑप्शन अगर इसमें है तो इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो आप लोगों के पास मौजूद है। इसमें ये ऑप्शन है, बिल्कुल ये सी ऑप्शन जो है, इतने इलेक्ट्रॉन पे यानी 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लोगों के पास हैं तो ये इस पे चार्ज कितना होगा? 1 कूलम होगा। कितना होगा? 1 कूलम होगा। अगला जो एमसीक्यूज है वो आप लोगों के पास है इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज कि स्टूडेंट्स वर डिकम्पोजिंग कैल्शियम कार्बोनेट प्लेस इन चाइना डिश। चाइना डिश में कैल्शियम कार्बोनेट को उन्होंने रखा है, वो डिकम्पोज कर रहे हैं बाय हीटिंग नीचे से उन्होंने हीट देना है। किस चीज के लिए? यूजिंग बर्नर, कोई बर्नर लगाया हुआ है, कोई यहाँ नीचे से आग उसको दे रहे हैं एंड लेबोरेटरी में। एंड दिस एक्सपेरिमेंट ये जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है? सिस्टम जो है इस एक्सपेरिमेंट में क्या है? तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि सिस्टम वो चीज होती है जो रिएक्ट कर रहा है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। बाकी सारा यूनिवर्स जो है वो आप लोगों के पास क्या है? सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सिस्टम जो है, जिस चीज जो रिएक्टेंट है, फॉर एग्जांपल एक जार है या जो भी है, चाइना डिश है, उसके अंदर जो चीज आपने डाली वो सिस्टम है। ये जो चाइना डिश है ये सिस्टम नहीं है, ये जिस चीज में आपने रखा है ये सिस्टम, ये इसकी बाउंड्री है, बाहर के एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट किया है, बाउंड्री है। तो इसमें जो सिस्टम है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। किस चीज को हीट कर रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं। तो दिस इज द सिस्टम, कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों के पास सिस्टम है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो तो इसको शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका फायदा पहुंच जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जो एमसीक्यूज है वो भी हल करेंगे।